फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन को पढ़ना है यूटेरस। आज यूटेरस पढ़ेंगे, जिसको आप कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं? गर्भाशय या यूटेरस। बायोलॉजी में इसके लिए एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, एंड दैट इज वोम। किसका प्रयोग करते हैं? वोम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कोख, है ना? कोख समझते हैं, इसी को कहेंगे, या फिर बच्चादानी भी कहते हैं इसी को। एक और शब्द है, मेडिकल टर्म है इसका, हिस्ट्रा। क्या है? हिस्ट्रा। तो आप देखिए, किसी का अगर यूटेरस निकाल देंगे तो उसको हिस्टेरोक्टोमी कहेंगे, ये हिस्ट्रा है। एक और इससे मिलता जुलता शब्द होस्ट्रा। व्हाट इज होस्ट्रा? पाउच लाइक। कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन वाले पार्ट में, उसको क्या कहेंगे? होस्ट्रा। और ये क्या है? हिस्ट्रा। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। होस्ट्रा तुम पढ़े 11th वाले? होस्ट्रा पढ़ाया था? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, कोलोन के अंदर होस्ट्रा, टीनी, 3 मसल फ्लैप्स होते हैं, है ना? और ये क्या है? हिस्ट्रा। तो आज अपन इसी की स्टडी करेंगे। अब पहले तो इसकी लोकेशन समझो, है कहाँ पे बॉडी में, इधर समझाता हूँ। अच्छा, मेल में होता है फीमेल में? फीमेल में होता है ना। ये कोई फीमेल की बॉडी है मान लो, तो फीमेल की बॉडी का ये वाला हिस्सा कहलाता है पेल्विक रीजन। क्या कहलाता है? पेल्विक रीजन। इधर एक ओवरी होती है, इधर एक ओवरी होती है एब्डोमिनल वाले पार्ट में, और यहाँ पर इस तरह से ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिखाई दे रही है, ये यूटेरस फीमेल के यहाँ पर होता है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? फीमेल के यहाँ पर इस तरह से यूटेरस होता है, फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अब वो जो यूटेरस है, मैं सिर्फ यूटेरस की स्ट्रक्चर बना के समझा रहा हूँ कहाँ होता है। तो इसमें आधा पार्ट तो ये रहा इधर और आधा पार्ट ये रहा इधर। अब मैं दोनों पार्ट नहीं बनूंगा, मैं खाली इसका हाफ पार्ट ही बना के समझूंगा। आधा पार्ट आप समझ जाएंगे, जैसा इधर वैसा वैसा दूसरी साइड भी रहा होगा। ये क्या है बोलो? ओवरी, अंडाशय, शाबाश। ये कौन सा लिगामेंट है? पक्का? पक्का ब्रॉड लिगामेंट? किसने कहा तुमको? ओवेरियन लिगामेंट है ये जो मैंने बनाया, ये ब्रॉड लिगामेंट है। क्या ये? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस। और ये जो बना है, ये है ओवेरियन लिगामेंट, ओवरी से जुड़ा हुआ ओवेरियन लिगामेंट। हाँ जी, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये है यूटेरस या गर्भाशय। इसके अंदर की ये जगह खाली होती है, इसको बोलते हैं यूटेराइन केविटी। क्या बोलते हैं? यूटेराइन केविटी या गर्भाशय गुहा कह देंगे इसको। गर्भाशय में इधर की तरफ एक स्ट्रक्चर होती है, सेम इधर की तरफ भी एक स्ट्रक्चर होती है। शुरुआत यहीं से करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं? ओवरी। बताइए, ओवरी कितनी होती है फीमेल के अंदर? 1 पे या टोटल 2 होती है। इसके ऊपर ऐसी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी। क्या बोलते हैं? ओवेरियन फिम्बरी, ओवेरियन फिम्बरी। इसके बाद ये जो स्टा होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा? इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम हो गया। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ऑस्टियम। क्या कहते हैं? एब्डोमिनल ऑस्टियम। फुला फुला, तो ये हिस्सा एम्पुला होता है, एम्पुला। इसके बाद ये जो हिस्सा होता है, इसको कहते हैं बेटा इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। और ये जो अगला हिस्सा ये वाला है, इस हिस्से को कहते हैं इंट्राम्यूरल, या फिर इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल पार्ट, इंटरस्टिशियल पार्ट। ओके, ये जो पार्ट होता है बेटा, ये अराउंड 1 सेंटीमीटर होता है। ये 2 to 3 सेंटीमीटर। और ये कितना होता है? अराउंड 6 सेंटीमीटर लंबा एम्पुला होता है। ये जो पूरा हिस्सा है, इसको अपन कहते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, या इसी को ओविडक्ट कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। हिंदी वाले इसको कहते हैं डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी, या फिर अंड वाहिनी भी कहते हैं, अंड वाहिनी। इधर का जैसा उधर बनाया वैसा वैसा इधर भी होगा, पर इधर वाला बना रहा हूँ, इधर वाला ऐसे समझो। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसका ऊपर का, ये अपर 2/3 पार्ट। तो ऊपर का 2/3 हिस्सा, अपर 2/3 पार्ट,
यानी 2/3, 2/3 हिस्सा। और ये वाला हिस्सा है लोअर 2/3 पार्ट। जो लोअर 2/3 पार्ट है, सॉरी लोअर 1/3 पार्ट है, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इंटरनल ओस। क्या बोलते हैं? इंटरनल ओस। ओस का मतलब ओपनिंग। और ये वाला हिस्सा होगा एक्सटर्नल ओस। और इस तरह से ये ऐसी ट्री लाइक स्ट्रक्चर से अपीयर होती है जिसको बोलते हैं अर्बर वाइटी यूटेराइन। और ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। ये आपकी पूरी ये है लोअर 1/3 पार्ट। यहां पर एक कैनाल नजर आ रही है, इसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ये सर्विक्स, ये हिस्सा सर्विक्स कहलाता है। लोअर हिस्सा को क्या कहता है? लोअर 1/3 पार्ट को सर्विक्स। और यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रही है इस तरह से पूरा रास्ता है, इसको कहेंगे सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स कैनाल। यहाँ पर है बेटा वेजाइना। और वेजाइना की पीएच कितनी होती है? 3 to 4 अप्रोक्सीमेट बेटा है। अब इन चीज़ों को ढंग से समझने लायक चीज़ है पूरी। शुरुआत करते चलो यहाँ से। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड ओवरी। ये हिस्सा ओवरी है। ओवरी क्या करती है? हर महीने ओवम बनाती है। इस महीने इस ओवरी से एक ओवम रिलीज होगा, अगले महीने इस ओवरी से, फिर इस महीने इस ओवरी से, ऐसे करके 1 by 1 हर ओवरी से ओवम रिलीज होता है। महीने में एक ओवम रिलीज करना है। अब सबसे पहला डाउट तो ये कि यहाँ से ओवरी से ओवम कहाँ से बाहर निकलता है। जैसे ओवरी बने तो ऐसे कल अलग से ओवरी बना के दिखा दी थी, ये ओवरी में से कहाँ से ओवम बाहर निकलेगा? कहाँ से निकलेगा? इसके अंदर से बाहर कहाँ से निकलेगा? ओवरी में से। ओवरी के अंदर है ना ओवम, कैसे बाहर निकलेगा? कहाँ से निकलेगा? ऊपर से निकलेगा। कोई ओपनिंग है? नहीं है। ओवरी से ओवम बाहर निकलने के लिए कोई ओपनिंग नहीं होती, कोई रास्ता नहीं होता। इसमें रप्चर होता है, फटती है ओवरी और वहां से ओवम रिलीज होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर कोई ओपनिंग या रास्ता नहीं होता है, जस्ट एक ओवरी होती है। ये आपको ओवरी दिखाई दे रही है। इस ओवरी के ऊपर यहाँ पर इस तरह से फिमरी लगी हुई है। अब यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है। ओवरी के अंदर जैसे ही 14वां दिन आएगा LH हार्मोन की वजह से ये ओवरी के अंदर क्या होगा? ये फटेगी, ब्रेकडाउन होगी और इस ओवरी के अंदर से ओवम निकलेगा। जैसे ओवम निकलता है LH हार्मोन की वजह से इस फिमरी की मूवमेंट बन जाती है, इसको फिमरियल मूवमेंट कहते थे। ऐसे फिमरियल मूवमेंट होगी और ये फिमरियल मूवमेंट अचानक बढ़ जाएगी तो जो ओवम आएगा उस ओवम को क्या करेंगे? कैच करेंगे। उस ओवम को कैच करके ऊपर की तरफ उछालेंगे और कैच करके ऊपर की तरफ लेंगे तो यहाँ पर एक छेद होता है जिसको कहते हैं एब्डोमिनल ऑस्टियम। क्या कहते हैं? एब्डोमिनल ऑस्टियम। इस एब्डोमिनल ऑस्टियम से वो अंदर चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ओवम के अंदर जाने का रास्ता समझ में आ रहा है? इस रास्ते से ओवम अंदर की तरफ जाएगा। अब बताइए कि 100% अंदर जाएगा क्या? नहीं, रह भी सकता है। तो अगर बाई चांस अंदर नहीं गया तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, है ना। और मैक्सिमम बच्चों का डाउट यहीं पर रहता है कि नीचे गिर जाएगा तो अब क्या होगा? अंदर बॉडी के अंदर ही गिर गया तो क्या होगा, है ना। डाउट आ रहा है? ऐसा आ रहा है। देखो कितना है ओवम? एक ही। 300-400 सेल गिर गए, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। माइक्रोस्कोपिक सेल है, छोटी सेल, आंखों से नजर ही नहीं आती। इतनी सेल अगर गिर भी गई 2 दिन रहेगा, 2 दिन बाद मर जाएगा। कोई भी फेगोसाइटिक सेल आएगी उसको डाइजेस्ट कर लेगी, खा लेगी, पचा लेगी, समझे ना। तो अंदर गिर गया तो कुछ भी नहीं होगा, समझ गए। और इसको लेकर के अंदर की तरफ चलेगी, इसको यहां से अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले किस हिस्से में आएगा? एम्पुला। एम्पुला। एम्पुला के बाद अगला हिस्सा स्थमस है और स्थमस के बाद का हिस्सा जो है ये वाला, ये यूटेराइन कैविटी या कह सकते हैं यूटेरस का हिस्सा। इस हिस्से को अपन यूटेरस कह रहे हैं। तो यूटेरस का हिस्सा है। बट हो क्या रहा है बेटा कि ये यूटेरस की जो दीवार है इसको जैसे नाम देते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? कहाँ रख दिया मारकर? ये जो हिस्सा है इसको फंडस कहते हैं। मोटी होती है, काफी मोटी होती है। अब देखो कितनी मोटी दीवार है। तो ये मोटी दीवार के हिस्सा अंदर जो इस फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा जा रहा है ना, इसको बोलेंगे इंट्राम्यूरल या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट। तो जितनी इसकी मोटाई होगी उतना हिस्सा ये पार्ट आएगा। तो ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है? इंटरस्टिशियल पार्ट, अराउंड 1 सेंटीमीटर। इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि यूटेरस की दीवार कितनी मोटी होगी। यूटेरस की या गर्भाशय की दीवार कितनी मोटी है, दिख रही है आपको? इतनी मोटी दीवार। अब यहाँ पर ओवम आता है, ओवम यहाँ से चलना शुरू करता है। इधर से मान लो स्पर्म चल के आए, स्पर्म चल के आए तो स्पर्म इससे ओवम से यहाँ मिल जाएंगे। तो स्पर्म ओवम से यहाँ मिलेंगे और यहाँ पर जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्पर्म तो काफी दूर से चल के आ रहे हैं और यहाँ पर ओवम आया है। ओवम और स्पर्म का मिलना कहाँ होता है? एम्पुला के अंदर। देखो हम पहले पुराने जब एनसीईआरटी, ये वाली नहीं, पहले वाली एनसीईआरटी में था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्टिलाइज जो ओवम स्पर्म का मिलना होता है फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन की जगह बताते थे। जैसे ये जो जगह है ना, इसको बोलते हैं एम्पुला और इसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। ये इस्थमस है, ये एम्पुला है, दोनों की मिलने की जगह क्या होगी? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। तो फर्टिलाइजेशन की सबसे प्रबल संभावना कहाँ होती थी? पहले वाले क्या एनसीईआरटी अकॉर्डिंग? यहाँ पर।
तो ये है बेटा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन है, यहां पर दोनों स्पर्म और वो मिलेंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? लेकिन नई एनसीईआरटी में इसको हटा दिया और नई एनसीईआरटी में इस पूरे के लिए एक ही बात बोल दी, बोला एम्पुलरी रीजन। क्या बोला? एम्पुलरी रीजन। तो मुझे फर्टिलाइजेशन का होता है तो आंसर क्या है? एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एम्पुलरी क्षेत्र में। समझ गए बात को? अब मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो वैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एम्पुला और एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन दोनों में फर्टिलाइजेशन होने की प्रबल संभावना क्या है? कैसे? टेक्निकली देख के देखो कैसे होगा। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन की ज्यादा संभावना है कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में? प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है? एम्पुला में नहीं है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे मान लो एक क्लास है, इतनी बड़ी क्लास है, लेकिन क्लास के बाहर गेट के आगे की जो जगह है वो तो नैरो है ना। मैं वहां पे खड़ा हो जाऊं गेट के वहां पे और बोलूं तुम सब लोग अंदर आओ, तो संभावना है कि आप मेरे टकरा जाओगे। लेकिन मैं क्लास के बीच खड़ा हूं और आप सारे आ जाओ, तो भी बहुत कम संभावना है कि आप मेरे से टकराएंगे। सही है ना? तो अगर अंडाणु यहां पर रहा, ओम यहां पर रहा, इधर से बहुत सारे स्पर्म आए, तो टकराने की संभावना, फर्टिलाइजेशन की संभावना कम हो जाती है। लेकिन वो यहां पर गया तो चूंकि ये पार्ट सकरा है, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन की संभावना ज्यादा हो गई। तो बोलो एम्पुलर इस्थमस जंक्शन और एम्पुला दोनों में फर्टिलाइजेशन कहाँ ज्यादा हो सकता है? यहां पर संभावना इसकी ज्यादा बन जाती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसके बाद हिस्सा जो होता है ये इंट्राम्यूरल कहलाता है, अराउंड 1 सेंटीमीटर का ये, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है इसी को अपन फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। ओके, या यूटेराइन डक्ट भी कह सकते हैं इसको। तो ये सारा मामला है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई फीमेल है और वो ये नहीं चाहती कि प्रेग्नेंट हो और उसको परमानेंट जो है इससे प्रेगनेंसी से मुक्ति चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं? उसका फेलोपियन ट्यूब काट देंगे। अगर फेलोपियन ट्यूब काट दिया तो यहां से ओवम तो रिलीज होगा, लेकिन वो यहां तक नहीं पहुंचेगा और स्पर्म भी इधर से इधर नहीं आ पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बताइए औरत कभी प्रेग्नेंट हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो ये जो होता है इसको कहते हैं, क्या कहेंगे? ट्यूबेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब को काट दिया, फेलोपियन ट्यूब को काटना ट्यूबेक्टोमी, और वास डिफरेंस को काट दिया तो वेसेक्टोमी किसमें होगी? और ट्यूबेक्टोमी किसमें होगी? फीमेल में। बोलो बात समझ में आ गई क्या? मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म आ गए और फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर क्या होता है? ये सीलियरी रीजन होता है, यानी यहाँ पर छोटे छोटे सीलिया होते हैं ऐसे। अब ओवम दोनों का फर्टिलाइजेशन हो तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट तो चल नहीं सकता, उसके पास हाथ पैर थोड़ी ना है, तो क्या होता है? सीलिया मूवमेंट करते हैं, सीलियरी मूवमेंट, और इसको धक्का देते हैं और अराउंड मतलब कि अगर ओवम खुद अंडा खुद चल के आ रहा है 2 दिन तक यहाँ तो चला जाएगा। मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बनेगा, जाइगोट को धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया जाएगा, जिसमें इसकी अलग अलग स्टेज डेवलप होगी, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ऐसे करता करता, और यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आकर के इम्प्लांट होता है, यहाँ पर आके अंतस्थापित होता है, प्रत्यारोपित होता है, और इधर इसका डेवलपमेंट शुरू होता है बच्चे का। समझ में एक नहीं आई बात? तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। ओके, ये चीज क्लियर है? अब देखिए क्या होता है, ये जो हिस्सा है ये यूटेराइन कैविटी है, और मतलब क्या? गर्भाशय गुहा है, और ये पूरा क्या है? यूटेरस है। इसकी भी दीवार, इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर की परत पेरीमेट्रियम होती है, फिर इसके अंदर मसल्स होती है, दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, और उसके अंदर की जो परत होती है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो बच्चा जो यहाँ पे इम्प्लांट करेगा या एम्ब्रियो इम्प्लांट करेगा, वो किस परत में करेगा? एंडोमेट्रियम में करेगा। बोलो बात समझ में आई? एंडोमेट्रियम में करेगा। अब इसमें भी ज्यादा संभावना क्या बनती है कि जैसे इधर से आएगा, तो एनसीईआरटी में तो इस जगह पे बता रखा है कि इम्प्लांटेशन इस जगह कर रखा है, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो इम्प्लांटेशन कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन संभावना यहाँ पर भी इम्प्लांट कर सकता है। अब वो कैसे करता है? आप बोलेंगे सर इधर से आएगा तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो इधर आना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो यूटेरस होता है ना, ये हल्का सा इस तरह से टर्न होता है पीछे की तरफ, ये वाला ऊपर वाला फंडस वाला हिस्सा। तो अगर यहाँ से आ रहा है, तो अगर ये टर्न है हिस्सा, तो चाहे इधर गिरे या इधर गिरे, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन की ज्यादा संभावना रहती है कि भाई यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाए। और बच्चा इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? जो जाइगोट आया है, जो मोरुला ब्लास्टुला बना है, वो इसके अंदर एंटर कर जाता है और इसके अंदर धंस जाता है। जब इसके अंदर धंस जाता है अच्छी तरीके से, तो धंसने के बाद अब इसको सब तरफ से कवर कर लेती है। फिर ये एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ती रहती है। तो बताओ, मोटाई बढ़ेगी तो अंदर की कैविटी कम होती जाएगी, और लास्ट में जाते तो पूरी कैविटी ही खत्म हो जाती है, छोटी सी इतनी सी बचती है, जो बाद में अपन आपको पढ़ाएंगे उसमें। और उस दीवार के अंदर ही बच्चे का ग्रोथ शुरू हो जाता है, जिसके अंदर कुछ ग्लैंड्स बन जाती है, जिसको आप स्क्रू ग्लैंड्स वगैरह कहते हैं। वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है, प्लेसेंटा बन जाता है, और वहाँ से उसको न्यूट्रिशन वगैरह सारा मिलता रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाती है, सारा सब कुछ है ना। तो ऐसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। कितने महीने तक चलता है? 9 महीने तक चलता है, ठीक है ना। इसके बाद मान लो अभी प्रेगनेंसी वगैरह नहीं है, अभी अपन स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं, तो ऊपर का ज्यादातर पार्ट तो इसमें चला गया यूटेराइन कैविटी वगैरह बनाने में, जहां पर बच्चे का इम्प्लांटेशन होगा। उसके बाद ये जो हिस्सा है इसको अपन कहेंगे बेटा सर्विक्स। क्या कहेंगे? सर्विक्स में क्या होता है? सबसे पहले ये वाला हिस्सा, इसको कहेंगे इंटरनल ओस। क्या कहेंगे? इंटरनल ओस। और ये जो हिस्सा है इसको कहेंगे एक्सटर्नल ओस। और इसके अंदर इस तरह से ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको कहते हैं अर्बर वाइटी यूटेराइन।
आर्बोरेट्री कहीं पर भी इस तरह के फ्लैप्स, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाए, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसको आर्बोरेट्री कहा जाएगा। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर भी सेरिबेलम के अंदर आर्बोरेट्री होता है। अगर आपने पढ़ा हो ढंग से, ब्रेन तो बताया होगा, मैंने बताया था। तो आर्बोरेट्री ब्रेन के अंदर था नहीं था, सेरिबेलम के अंदर था। तो वैसे ही यहाँ पे बन गया। तो चूंकि आर्बोरेट्री तो है बट ये ब्रेन के अंदर नहीं है, कहाँ पे? यूटेरस वाले पार्ट में। क्या नाम हो गया? आर्बोरेट्री यूटेराइन। तो आर्बोरेट्री यूटेराइन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हिस्सा होता है, इसके इस पूरे हिस्से को आपने कह दिया सर्विक्स, तो इसकी कैनाल को कहेंगे सर्विक्स कैनाल। और आपको पता है कि इंडिया के अंदर जितनी भी फीमेल्स होती है, उन फीमेल में सबसे कॉमन क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर। और मेल में कॉमन क्या होता है? ओरल कैंसर। मेल में कौन सा कॉमन आता है? ओरल कैंसर। ज़्यादा तंबाकू खाते हैं तो इंडिया में मेल में ज़्यादा कॉमन कौन सा? ओरल कैंसर। इंडिया की फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन कैंसर कौन सा होता है? सर्वाइकल कैंसर, यानी यहाँ के हिस्से में कैंसर होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद का जो हिस्सा, इसको वेजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? और वेजाइना के बाद की जो ओपनिंग होती है सारी, तो ये जो वेजाइना होता है, यहाँ पर जो ना एक एपिथेलियम की कवरिंग होती है। एपिथेलियम की कवरिंग होती है तो यहाँ पर कोई सिक्रेशन नहीं होता। ठीक है, नॉन केराटिनाइज्ड पार्ट होता है, जहाँ से कोई सिक्रेशन वगैरह नहीं होगा। तो बताइए वेजाइना में कोई सिक्रेशन होगा क्या? नहीं होता। वेजाइना में किसी तरह का कोई सिक्रेशन नहीं होता टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद भी वेजाइना में तो सिक्रेशन नहीं होता, बट ये वाले हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। और आर्बोरेट्री यूटेराइन वगैरह कुछ एक्टिव होकर यहाँ से सिक्रेशन शुरू होता है, और यहाँ सिक्रेशन शुरू होता है तो फिर इसकी वजह से यहाँ पे म्यूकस वगैरह मिल सकता है, लेकिन इससे पहले नहीं। पूरा बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। अब क्या होता है, इसके बाद की जो ओपनिंग होगी वो आउटर ओपनिंग होगी। और आउटर ओपनिंग यहाँ पर देखें तो एक क्रिस्ट की फॉर्म में होती है, फीमेल में एक दरार की फॉर्म में होती है, और इसको कवरिंग करने के लिए फ्लैप्स पाए जाते हैं। और इनके लिए लेबियम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने कॉकरोच वगैरह पढ़े हैं तो कॉकरोच में भी आपने देखा होठो को क्या बोला? लेब्रम, लेबियम। तो यहाँ पर भी होठो जैसी स्ट्रक्चर है, तो लेबियम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लेबिया माइनोरा और एक लेबिया मेजोरा, दो फ्लैप्स बनते हैं। जो बड़ा वाला फ्लैप्स बनता है उसको कहेंगे लेबिया मेजोरा, और अंदर की तरफ जो फ्लैप्स बनता है उसको कहेंगे लेबिया माइनोरा। ठीक है, इनकी चर्चा अपन बाद के डायग्राम में कर लेंगे। और इस तरह से एक ओपनिंग होगी। तो ये तो है जेनेटल ओपनिंग, इसके ऊपर यूरिथ्रल ओपनिंग और होगी। अब क्या होता है, जब ऊपर वाले ने अपन को बनाया तो पूरी बॉडी के ऊपर स्किन लगा दी, यहाँ पर क्रेटिनाइज्ड कर दिया, यहाँ पर डेड सेल्स लगा दी ताकि कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाए। तो इसको अपन कहते हैं कि अपनी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सुरक्षा पंक्ति है प्रथम। इसके बाद कौन सी आती है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अबे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? अबे पूछ नहीं रहा हूं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तीन होती है ना। नहीं पढ़ी क्या? तो पढ़ते क्यों नहीं हो यार? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पर अपनी पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ताकि कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं घुस सके, स्किन में कहीं छेद नहीं होता, कोई बैक्टीरिया अंदर जा सके। बाई चांस गलती से चला गया तो अंदर जाएगा तो हमारी लार के अंदर लाइसोजाइम है, वो इसको मार देगा। स्टमक में चला गया तो वहाँ पर HCl वगैरह उसको मार देगा। और किधर चला गया तो सब तरफ मारने के लिए सिक्रेशन छोड़ रखे। और ब्लड में चला गया तो वहाँ पे एंटीबॉडी वगैरह बन जाएगी। ठीक है ना। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एंटीबॉडी होती है, फेगोसाइटोसिस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और स्किन आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी प्रथम सुरक्षा पंक्ति है। तो फीमेल की वेजाइना के अंदर भी यहाँ पर क्या होता है, फीमेल के अंदर एक मेम्ब्रेन आगे जाकर के पढ़ाएंगे यहाँ पर, जिसको पार्शियली कवर करती है, आंशिक रूप से कवर करती है। एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, इस वेजाइना को आंशिक रूप से कवर करती है, पूरा ढकती नहीं है। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है हाइमन मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है? हाइमन मेम्ब्रेन। तो ये जो हाइमन मेम्ब्रेन है ये इस वेजाइना को कवर करके रखेगी। अब इसका रीजन क्या है, तो अपन समझ सकते हैं कि ये बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है। किसका? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, प्रथम सुरक्षा पंक्ति, ताकि कोई बैक्टीरिया एंटर न करे। लेकिन आप लोग वही सवाल करेंगे कि सर अगर ये कवरिंग है तो पूरी कवरिंग होनी चाहिए, या तो कवरिंग आप बोल रहे पार्शियली कवरिंग, तो बीच में कुछ छेद दे दे, बीच में से खुली हुई है, और बीच में से खुली तो बैक्टीरिया वहां से एंटर कर सकता है, तो नहीं करता है। पहली बात तो ये कि अगर इसको पूरा कवर कर लिया तो फीमेल में क्या होता है, प्यूबर्टी के बाद यहां पर अगर जाइगोट आ जाता है, बच्चा या एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है, तब तक तो ये इसकी परत की मोटाई बढ़ेगी एंडोमेट्रियम की। बाई चांस अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो उस वक्त क्या होगा कि ये परत टूट टूट के यहाँ से निकलेगी और ब्लीडिंग होगी, जिसको आप मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कहते हैं, जो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अगर इसको कंप्लीटली कवर कर दिया तो ब्लड बाहर कहाँ से निकलेगा? इसका मतलब ऊपर वाले ने जब बनाया तो उसने यहाँ पर कवरिंग भी की, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लेकिन यहाँ पर एक ओपनिंग भी रखी ताकि ब्लड बाहर निकले। अब आप वही सवाल करेंगे कि सर ब्लड तो बाहर जा रहा है तो बैक्टीरिया अंदर नहीं आ सकता क्या, वायरस अंदर नहीं आ सकता क्या? तो देखो ये जो है ना बीच में है, बीच में इसकी ओपनिंग है, और यहाँ से ब्लड आ रहा है। तो ब्लड एक लिक्विड है, एक लिक्विड है, तो ग्रेविटी की वजह से वो निकल के आ रहा है। लेकिन बैक्टीरिया साइड में कहीं छेद होता जा सकता है, बीच में कहाँ से जाएगा? ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। और ये जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है ये प्यूबर्टी के बाद टूट जाती है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोग होते हैं, वो इस हाइमन मेम्ब्रेन को वर्जिनिटी का जो इंडिकेटर मानते हैं। बट एनसीईआरटी की लाइन है, ये हाइमन मेम्ब्रेन का होना या ना होना किसी भी तरीके से इसका वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है।
हाइमन मेम्ब्रेन बस एक लाइन ऑफ डिफेंस है जो इन्फेक्शन वगैरह से बचा रही है, ये टूट जाती है। फर्स्ट कोइटस के दौरान ही टूट जाती है, लेकिन कभी कभी उसके बाद भी बनी रह सकती है, और कभी कभी बिना कोपुलेशन के, बिना कोइटस के भी टूट सकती है। क्योंकि अगर मान लीजिए वो फीमेल है, उसने कभी कभी मान लीजिए क्या किया, हॉर्स राइडिंग कर दी, घुड़सवारी कर दी, साइकिलिंग कर ली, डांसिंग कर ली, या एथलीट है, कभी कोई स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, कभी कोई धक्का लग गया, कहीं गिर गई, तो इन वजहों से ये हाइमन मेम्ब्रेन टूट सकती है। तो बताइए, किसी के अंदर हाइमन मेम्ब्रेन का ना होना है, टूटा होना, क्या वर्जिनिटी का सबूत है क्या? नहीं ना, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, एनसीईआरटी की लाइन है ना। तो हाइमन मेम्ब्रेन का नहीं होना को वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं मान सकता। अच्छा, किसी के अंदर हाइमन मेम्ब्रेन है, तब भी आप उसको वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं मान सकते, क्योंकि ये हाइमन मेम्ब्रेन जब बनेगी तो सभी की जेनेटिक्स अपनी अपनी अलग अलग है। तो सभी अपनी जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग देखो, सबका रंग अलग अलग है, सबकी त्वचा की मोटाई देख लो, सबकी अलग अलग आएगी, है ना, सबके सर का, कान का, हाथ का, सबका शेप साइज अलग अलग है, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। तो हाइमन मेम्ब्रेन भी तो जेनेटिकली है, तो किसी के अंदर हाइमन मेम्ब्रेन मोटी होगी, किसी के अंदर पतली होगी, किसी के अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी। तो किसी की हाइमन मेम्ब्रेन अगर ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है तो उसने कोइटस कर भी लिया, तो जब पेनिस एंटर होगा उस टाइम पे वो चौड़ी हो जाएगी, और आफ्टर कोइटस वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, टूटेगी नहीं। तो हाइमन मेम्ब्रेन का होना या ना होना किसी भी तरीके से इसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है वर्जिनिटी से, है ना। बात समझ में एक नहीं। इवन एक चीज और यहाँ पर बताई जाती है कि एनसीईआरटी में लिखा है, यहाँ पर वेजाइनल टेम्पोन यूज करने की वजह से भी हाइमन मेम्ब्रेन टूट सकती है। अब ये चीज बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं, अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, निकालो देखो कहाँ है वो टॉपिक वेजाइनल टेम्पोन वाला, पढ़ो, अंडरलाइन कर रखा फिर भी। However, it can also be broken by sudden fall or joint insertion of vagina. हाँ, however it can also be broken by sudden fall or joint insertion of vaginal tampon. वेजाइनल टेम्पोन की यूज करने की वजह से भी यहाँ पर हाइमन मेम्ब्रेन टूट सकती है। डू यू नो व्हाट इज वेजाइनल मेम्ब्रेन? कितने लोग जानते हैं, हाथ खड़ा करें वेजाइनल टेम्पोन के बारे में? 1 2 3 4, ठीक है, बाकी लोग नहीं जानते। चलो मैं बताता हूँ। एक्चुअल में वेजाइनल टेम्पोन का जो निर्माण हुआ था वो एथलीट्स के लिए हुआ था। जैसे मान लो कोई फीमेल है, वो एथलीट है, खिलाड़ी है, तो फीमेल एथलीट है, तो मान लो किसी खेल में गए और इनका सुबह मैच होना है, रात को मान लो जैसे कि जो एथलीट है, जो फीमेल एथलीट है, उसको रात को ही ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, तो क्या वो ये थोड़ी ना कह सकती है कि अभी टाइम स्टार्ट हो गया इस वजह से मैच रद्द किया जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, नॉर्मली तो पैड यूज करते हैं, यहाँ पर ये लोग वेजाइनल टेम्पोन यूज करेंगे, जिसमें क्या होता है, इस तरह से एक टेम्पोन ऐसा एक होता है जिसमें पीछे की तरफ धागा लगा होता है, इसको प्लास्टिक का कवरिंग होती है और अंदर एक ऐसा वही मटेरियल से बना होता है जिससे पेड बना होता है, इसको वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। आप पूछेंगे धागा क्या काम आता है, तो जब ये फुल ब्लड से पूरा भर जाएगा तो इसको खींच के बाहर निकल जाएगा, यूज एंड थ्रो होता है। तो वेजाइनल टेम्पोन यूज करेंगे तो जो ब्लीडिंग होगी उस सारे ब्लड को ये सक कर लेगा, ठीक है, और जब पूरा फिलअप हो जाएगा तो इसको निकाल के फेंक देंगे। अब मान लो कोई एथलीट वगैरह है तो उनको तो इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी ताकि उनके मैच वगैरह जो भी वो कार्यक्रम करते हैं उनमें दिक्कत ना आवे, लेकिन उसकी वजह से वेजाइनल टेम्पोन की वजह से हाइमन मेम्ब्रेन भी तो टूट सकती है, टूटेगी नहीं टूटेगी? तो हाइमन मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बात समझ में आएगी नहीं? और दूसरी बात ये कि हम कौन होते हैं किसी की वर्जिनिटी को डिसाइड करने वाले? क्या वर्जिनिटी फीमेल के लिए होती है, मेल के लिए नहीं होती? कभी किसी सुना है मेल के लिए वर्जिनिटी? नहीं, तो फीमेल के लिए क्यों? 2 लाख साल का एवोल्यूशन हो चुका है, इतने वो लोग बंदर से इंसान बन गए, फिर भी अभी भी इन चीज़ों के पीछे पड़े हुए। वर्जिनिटी क्या होती है, फीमेल वर्जिन है कि नहीं, मेल का कोई पूछता ही नहीं है ना, वो स्वतंत्र है अपने आप में, आपको उससे क्या लेना देना, है ना। ऐसे तो वर्जिनिटी अगर बायोलॉजिकली देखी जाए ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, समझ रहे हो बात को? तो एनसीईआरटी में भी ये लिखा है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर लिखी गई इसलिए थोड़ा बहुत लिख दिया ऐसा, बाकी वर्जिनिटी का शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, ना मेल के लिए ना फीमेल के लिए, किसी के लिए नहीं, ठीक है ना। पहले गुफाओं में रहते थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा सिविलाइजेशन हुआ, थोड़े सा डेवलप हुए, तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी बनी। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी बनी इसलिए फीमेल को इस तरह से दबाया जाता है, उनके लिए ऐसे ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, है ना। एक परिपक्व समाज के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लोग तो इस चीज़ को समझ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो लोग आर्ट्स या कॉमर्स वाले होते हैं वो फिर ऐसी बातें करते हैं, है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे बात को? ओके, चलिए अभी तक बात खत्म नहीं हुई तो ऐसे बताया। नाउ यहाँ पर मेल ने कोई टच किया फीमेल के साथ और स्पर्म छोड़ दिया, स्पर्म कहाँ छोड़े जाएंगे? वेजाइना में। अब स्पर्म बहुत सारे छोड़े और आपको पता है इतने सारे स्पर्म है, लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन होने की संभावना बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जब स्पर्म यहाँ से निकलेंगे तो स्पर्म को निकलने के लिए यही रास्ता है। अब आपने सीखा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन स्पर्म के अंदर होगा, केमिकल बताया था ना सीमन के अंदर, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, इसको डायलेट करेगा ताकि थोड़ा बहुत रास्ता मिल जाए, लेकिन लाखों स्पर्म तो यहीं पर मुंडी लगा के खिलते रहेंगे, जाओ जाओ जाओ,
समझो, स्पर्म को दिखता थोड़ी, उसकी आंखें थोड़ी ना है, वो तो इनएक्टिव फॉर्म में 20 से 30 मिनट के बाद उसका लिक्विफिकेशन ऑफ सीमन होगा, फिर वो चलना शुरू करेंगे उनको पता ही नहीं किधर जाना है, उनकी आंखें थोड़ी, उनको थोड़ी नहीं पता मेरे को वहां पे जाना है, वो है। तो यहाँ से लाखों स्पर्म तो यहीं टकरा के यहीं मर जाएंगे, उनमें से कुछ एक स्पर्म या करोड़ों स्पर्म यहाँ तक पहुंचेंगे। जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो उन स्पर्म के लिए एक बहुत बड़ी जगह है, ये कोई छोटी सी जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी जगह है। एक चींटी को मैं वहां रख दूं तो उस चींटी को वहां से यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए बोर्ड बहुत बड़ा है। तो स्पर्म माइक्रोस्कोपिक है, भले यूटेरस इतना सा है, हमारे लिए छोटा है, लेकिन स्पर्म के लिए बहुत बड़ी जगह। तो यहीं पर खो के बहुत सारे स्पर्म तो यहीं मर जाएंगे। इनमें से बहुत कम स्पर्म इधर की तरफ चलेंगी और बहुत कम स्पर्म इधर की तरफ चलेंगे। मान लो अगर इधर से ओवुलेशन हुआ है तो ये वाला स्पर्म नष्ट हो जाएगा, इसके जाने को मतलब ही नहीं, जिधर भी जाएगा अपना टाइम पूरा होने के बाद वहीं मर जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म चलना शुरू किए, इधर से ओवम चलना शुरू किया। ओवम ओवुलेशन के 2 दिन तक क्या रहता है, जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जब एमबीबीएस पढ़ेंगे तो आपको सिखाया जाएगा, सिर्फ 1 दिन के लिए होता है फर्टिलिटी पीरियड, भले ही 2 दिन जिंदा रहे, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी 1 दिन ही होता है। एनसीईआरटी में ये चीज़ गलत लिखी है, इस वजह से जो वो रिस्की पीरियड का है ना 10 से 17 दिन का कंसेप्ट आगे जाके पढ़ेंगे तो वो भी गलत है टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि उसने उसको 2 दिन उसका जिंदा मान करके फिर कर रखा है, जबकि उसका लाइफ टाइम 2 दिन का नहीं मानना चाहिए। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी उसकी 1 दिन की होती है ओवम की। तो यहाँ से मान लो, चलो वो तो होगा जब देख लेंगे। यहाँ से ओवम निकला, इधर से स्पर्म आया, तो ये ओवम तो चल नहीं सकता, उसके तो हाथ पैर नहीं है, तो सीलिया उसको सीलियरी मूवमेंट करके आगे से आगे भेजते हैं। सीलिया आगे से आगे भेज रहे, इधर से स्पर्म चल के आ रहे हैं। मान लो यहाँ पर कहीं आके दोनों मिल गए, अब इतने सारे स्पर्म में से ये आधे उधर गए, एक स्पर्म, सिर्फ एक स्पर्म उससे टकराएगा, और एक स्पर्म उससे टकराएगा, और ये भी हो सकता है एक ही नहीं टकराए और दोनों का टाइम पूरा हो जाए। तो बताओ फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा या बाई चांस है? तो फर्टिलाइजेशन रेयर है, बाई चांस है, मुश्किल से होता है। हो गया फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट के सिलियरी मूवमेंट से आगे पहुंचाएंगे, फिर ऐसे आते आते इसमें डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर आके उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। बोला बात समझ में? एक नहीं, मान लेते फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अंडा मर जाएगा, स्पर्म भी उसकी याद में तड़प तड़प के मर जाएगा, स्पर्म भी जिंदा नहीं रहता, दोनों ही मर गए। अब ये मेम्ब्रेन जो होती है, जो अंदर की लेयर होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, ये वेट करती है कि कोई तो जाइगोट आए, कोई तो एम्ब्रियो आए जिसको मैं अपने अंदर रखूं, उसको डेवलपमेंट दूं, उसका डेवलपमेंट करूं, बट कोई नहीं आता है। तो फिर ये भी उसकी याद में तड़प तड़प के टूट जाती है और टूट के निकल जाती है। तो समझ में आ रही है? तो एवरी फीमेल गेट रेडी टू गेट प्रेग्नेंट एवरी मंथ। हर फीमेल जो होती है हर महीने प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी होती है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझ रहे हो ना, यही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी मोटाई बढ़ेगी। अगर यहाँ पर एम्ब्रियो आया, रुका, तो उसका इम्प्लांटेशन हुआ, नहीं हुआ तो ये परत टूट जाएगी और टूट के ब्लड की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, टिश्यू वगैरह सब निकलेंगे। अरे हाँ क्या ना, ठीक है ना। मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे जाइगोट आएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। अब ये नहीं टूटेगी, कब तक नहीं टूटेगी? जब तक कि इसकी डिलीवरी नहीं हो बच्चे की। इसका मतलब प्रेग्नेंट लेडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। उसमें ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। इवन ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, पूरी ब्लॉकेज हो जाएगी, म्यूसिलिन प्लग लग जाएगा, सारा सिखाएंगे बाद में। बिल्कुल मिला के ब्लीडिंग नहीं होगी, क्योंकि ब्लीडिंग के लिए जो परत टूटती है वही तो उस बच्चे को नरिशमेंट प्रदान कर रही है इस वक्त। तो उसके अंदर इम्प्लांट होगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, उसका डेवलपमेंट होगा, पूरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाद में पढ़ाएंगे। अब ये सिलेरी मूवमेंट जो होती है, यहाँ पर प्रेगनेंसी आई तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो परत होती है, ये वाली इस्टमस वगैरह जिसको कह रहे हैं, अब बहुत सारी फीमेल्स में क्या होती है, बुरी आदत होती है सिगरेट पीने की। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि जो महिलाएं नशा करती है उनके अंदर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना ज़्यादा होती है। एसडी वगैरह पढ़ेंगे अपन। तो क्या होता है कि जो सिगरेट वगैरह पीती है, बीड़ी पीती है, तो उनके अंदर सिलेरी मूवमेंट कम हो जाएगी। सिलेरी मूवमेंट कम हो जाएगी तो जो जाइगोट बना है उस जाइगोट को ये आगे धकेल नहीं पाएंगी। तो 2 दिन में 7 दिन में जिसको यहाँ पहुँचना था उसको यहीं तक ही रखे, उसका टाइम पूरा हो गया तो यहीं चिपक के यहीं पर डेवलपमेंट शुरू कर देगा। जब वो यहीं पर डेवलपमेंट, दरवाजा वापस बंद कर दो। जब बच्चे का डेवलपमेंट यहीं पे शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए, ये तो सिर्फ एक पतली परत है, इसके चिपक तो गया, डेवलपमेंट तो शुरू हुआ, धीरे धीरे बड़ा होगा तब तो ठीक है। लेकिन इसके बाद जब इसकी साइज बढ़ेगी तो इस पर दबाव पड़ेगा, तो उस फीमेल को दर्द होना शुरू होगा। और जब डॉक्टर के पास जाएगी, डॉक्टर देखते पता कर लेगा इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? जहाँ पर प्रेगनेंसी होनी चाहिए, इम्प्लांटेशन होना चाहिए, उसके अलावा दूसरी जगह पर अगर हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। AIPMT का क्वेश्चन है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जहाँ होना चाहिए उसके अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। डॉक्टर उसको देखेगा, चेक करेगा, चेक करके बोलेगा भैया इसको हटाना पड़ेगा। क्यों? इसको निकाल लेगा, ऑपरेशन मतलब थोड़ा सा छोटा सा माइनस ऑपरेशन, इसको निकालेगा, निकाल करके फेंक देगा। आप बोलेंगे क्यों सर? निकाल के यहाँ से रख देना, कोई पेचकस थोड़ी ना यहाँ से खोल के यहाँ कस दो। यहाँ पर ग्लैंड्स बनती है,
क्रिप्स बनती है, विलाई बनती है ना, स्क्रू ग्लैंड्स बनती है, वो यहाँ पर बनी नहीं रही। और यहाँ पे वैसे भी रहता है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। कहाँ से मिलता है न्यूट्रिशन? भाई न्यूट्रिशन देने वाला हिस्सा तो ये है ना, वो कहाँ से न्यूट्रिशन देगा? और उसको दबाव महसूस होगा, फीमेल को दर्द वगैरह होगा। समझे नहीं समझे? तो इसलिए एक लाइन ध्यान रखना, एवरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज टर्मिनल। हर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, निकाल दिया जाता है ना। व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? यूट्रस के अलावा यानी कि फेलोपियन ट्यूब में बच्चे का इम्प्लांट हो जाना एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बच्चा मैं बाहर बोल रहा हूँ, आप समझ जाइए भावनाओं को, एम्ब्रियो के लिए बोल रहा हूँ, जाइगोट के लिए बोल रहा हूँ। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से कुछ सिक्रेशन जो होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, ये सिक्रेशन शुरू करते हैं। और उनके सिक्रेशन कहाँ आते हैं? वेजाइना में। प्यूबर्टी से पहले यहाँ पर कौन सी मेम्ब्रेन थी? हाइमन मेम्ब्रेन। ओके, जो किससे बचा रही थी? इन्फेक्शन से बचा रही थी। आफ्टर प्यूबर्टी संभावना है कि हाइमन मेम्ब्रेन टूट जाए या किसी और कारण से पहले ही टूट जाए। हाइमन मेम्ब्रेन टूट गई तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, हेलमिंथिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो उसके बचाने के लिए भी है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ ये सिक्रेशन छोड़ती है, इनकी सिक्रेशन सबसे ज्यादा होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? और आसपास के एनवायरमेंट से बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे आते हैं जो ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, और ग्लाइकोजन को तोड़ के यहाँ पर बनाते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं? और ड्यू टू लैक्टिक एसिड ये एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम हो जाता है, और इसकी पीएच कितनी हो जाती है? 3 से 4। तो बताइए 3 से 4 पीएच हो गई। आप कहेंगे सर क्यों पीएच 3 से 4 की होनी चाहिए? पीएच 3 से 4 होनी चाहिए। पीएच 3 से 4 होगी तो कोई और बैक्टीरिया आ जाएगा जो नुकसान पहुंचाने वाला है, कोई और हेलमिंथ आ जाएगा, फंगल आ जाएगा, वायरस वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर इसकी पीएच 3 से 4 भी इसके लिए फायदेमंद है, इसके लिए जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अब नहीं है, हाइमन मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको बचाए तो बचाए कैसे? ओके, इसके अलावा यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, यहाँ पर इस जगह, एक इधर और एक इधर। बताइए इस ग्लैंड का नाम। फीमेल के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है? बार्थोलिन ग्लैंड। तो यहाँ पर है बेटा बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है? तो देखिए, सबसे पहला ये एसिडिक मीडियम है, और आपको पता है एसिडिक मीडियम में स्पर्म मर जाएगा। स्पर्म अपने साथ बहुत सारी बेसिक प्रोटीन लेकर के आ रहा है, जो कि हमने सेमिनल फ्लूइड के सिक्रेशन में देखी थी। लेकिन फिर भी ये मीडियम एसिडिक है। बार्थोलिन ग्लैंड इसकी एसिडिक मीडियम को, नेचर को थोड़ा सा कम करती है, ताकि स्पर्म आसानी से न मरे। तो पूछा जाए कि इसका बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है, तो वो क्या एसिडिक मीडियम को थोड़ा सा कम करना। दूसरा मेन काम होता है कि ड्यूरिंग कोइटस, जब यहाँ पर कोइटस चलेगा, कोपुलेशन चलेगा, उस टाइम पे लुब्रिकेशन का काम करना, स्नेह का काम करना, रगड़ को कम करना। तो यहाँ से लिक्विड निकलेगा, उसकी वजह से यहाँ पे चिकनाहट आएगी, लुब्रिकेशन का काम करेगा ये। कौन? बार्थोलिन ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड का काम समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछे तो पहला आंसर लुब्रिकेशन से देना है, और ऑप्शन में दिख जाए ऐसा वाला मामला तो भी उसको हाँ मानना है, सही है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ओके, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ऐसे फ्लैप्स होंगे जिनको अपन लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा कहेंगे। इस डायग्राम को आप यूं करके देखेंगे 1-2 क्लासों के बाद, सामने से कैसा नजर आएगा सारा ओपनिंग वगैरह, है ना, और वहाँ की स्टडी करेंगे। पूरा समझ में आया? ये 6 से 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 10 से 12 सेंटीमीटर। कोनो समस्या नहीं? चलो।